तर शिवसेना खासदार अरविंद सावंत आता शिवसेना भवनात बोलतायत. जाऊयात थेट त्यांच्याकडे. सर 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 कॅमेरा तिथे आहेत ना म्हणून अरे तुला बसावं लागेल झोपावं लागेल. आई आई खाली बस. मी बूम पकडतो सोड. बूम पकडतो सोड. शिवसेना नेते अरविंद सावंत प्रतिक्रिया देत आहेत माध्यमांना. Quiet please. रोल अरविंद जी खाली बस. खाली बस. रोल जाऊ दे ना. अरविंद साहेब कोणी बोलू नका. मी मराठी हिंदी इंग्लिश तिन्ही भाषेत बोलेन. हा मराठी हा. आपणा सर्वांना माहित आहे की गेले काही दिवस शिवसेनेचे अनेक आमदार हे आसाममध्ये गुवाहाटीमध्ये थांबलेले आहेत आणि म्हणून तिथं थांबून काहीतरी रोज वेगवेगळ्या क्लिप मीडियावर देत राहतात, बातम्या देत राहतात आणि आपल्याला कल्पना आहे की आम्ही आमच्या शिवसेनेच्या वतीनं आज सन्माननीय सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील माननीय कामत साहेब माझ्यासोबत आहेत. त्यामुळे आम्ही जे काही सांगतो त्याला तुम्हाला ऑथेंटिसिटी जर ऐकायची असेल आज त्याचा अधिकृतपणा कायद्याची बाब ती बाब सांगण्यासाठी आज आम्ही इथं आलेलो आहोत. मूळ मुद्दा असा आहे की आम्ही हे जे मंडळी गेली त्यांनी आम्हाला माननीय उपाध्यक्षांनाच काढून टाकण्याची एक नोटीस दिली. त्यानंतर ती नोटीस कशी गैर आहे हेही सांगितलं गेलं. त्यानंतर आम्ही या सगळ्या लोकांना डिस्क्वालिफिकेशन करावं म्हणून 16 लोकांना आम्ही नोटिसेस दिल्या. त्याच्यावरही कारवाई सुरू झालेली आहे. पण ती तुम्हा सगळ्यांना वाटतं की ती कितपत खरी आहे, तर ती खरी बघायची असेल, त्याचा खरेपणा पाहायचा असेल तर आपल्याला एक कळेल की माननीय कामत साहेब इथं आलेले आहेत आणि ते त्याच्याबद्दल ऑथेंटिक सांगतील. आता अभी मैं हिंदी में बात करता हूँ. मेरी पूरी बात होने के बाद में कामत साहब बात करेंगे. आप सभी जानते हो कि अभी जो महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हुई है उसके लिए जो लड़ाई शुरू है वो अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब कानूनन लड़ाई भी शुरू हुई. अब आप बाकी सारे मामले आप सब जान चुके हो कि हमने क्या क्या नोटिस दे दी है. हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कौन सी नोटिस दे दी है, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में नोटिस जारी की है. ये सारे जब हम बोलते तो लोगों को लगता है कि इसमें कितना सच्चा है, कितना खरा है, कितना झूठा है. रोज़ाना अखबारों में, रोज़ाना मीडिया पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधी बातें करते रहते हैं. तो उसकी कानूनन जो ऑथेंटिसिटी है वो बताने के लिए मेरे साथ में आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं. वो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे. फाइनली in English I'll say that every one of you know that what is happening. Political turbulence is going on in Maharashtra, and in that case many of the people who have defected the party have gone to the state. So therefore we have initiated legal action against them, and accordingly the notices of disqualification have been served to some of the members. Around 16 members we have already served the notice, and to know the authenticity of this legal action,
the Honorable Supreme Court Senior Advocate Mr. Devdatta Kamath is with me and he will address your questions right now. First, don't ask questions. My request is that first listen to him and then if you have any queries, you are at liberty to ask him. But one at a time, don't shout together. Okay, thank you so much. रामासाहेब मराठीमध्ये सुरू Yeah, no. First, I will start with English. राईट सर I will first just be quiet. Just be quiet, please. See, firstly, I am going to talk on the legal aspects of this case. I am not going to comment on the political aspects which my clients Arvind Samanji and all will do and will explain to you the political nuances. I am here only to explain to our friends what is the legal position, what are the proceedings which have been initiated by Shiv Sena, what is the status of those proceedings today. Because there is a lot of misinformation which is traveling in the media, which is being peddled in the media. So I just want to clear some of those misapprehensions. Firstly, proceedings have been initiated by the Shiv Sena against 16 MLAs under para 21A of the 10th schedule. Para 21A says, if a person voluntarily gives up membership of the party, he is liable for disqualification. There are several judgments. Ravi Nayak, then latest judgment of Karnataka, where the Supreme Court has said that a legislator's action outside the house, inside the house की बात नहीं है, outside the house, if he commits anti-party activity, he is liable to be disqualified. And in fact, the most important judgment of the Speaker is the judgment of or the order of the Vice President of India in Sharad Yadavji's case, where I was appearing for Sharad Yadavji and we lost. And the only activity which was attributed to Sharad Yadavji is that he went and attended a rally of Lalu Prasad ji against Nitish Kumar. That was the only thing. Now, as far as the facts of this case are concerned, there were several meetings which were called by the Shiv Sena at a crucial time. None of these meetings have been responded to, were attended to, number one. Number two, the action of going to a foreign state, I say other than Maharashtra, BJP ruled states, meeting with BJP leaders there, trying to topple the government, writing letters against the government, amounts to a clear violation of para 21A. So ये है हमारा प्ली स्पीकर साहब के सामने. दूसरी बात ये है कि बहुत सारी मीडिया में ये चर्चा आ रही है कि हम लोगों के पास 2/3 है एंड देयरफॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है. ये यू कैन आस्क एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर दैट दिस इज टोटली रॉन्ग. The concept of 2/3 applies only if there is a merger. ये सिर्फ बोलने से कि हम लोग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन पे. जब तक आप अपनी जो MLAs है कोई और पार्टी में मर्ज नहीं कर सकते, that till that time disqualification applies. Now in this case, till today as we speak, there is no merger. They have already committed the act of voluntarily giving up. Disqualification petitions have already been filed and आज तक कोई merger नहीं है. ये जो merger का concept आया 2003 में, इसके पहले जो था split का provision था constitution में कि आप 1/3 लेके faction बना सकते हैं. तो इनको जो भी legal advice दे रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये क्या डिलीटेड अमेंडमेंट पे ये पूरा कार्रवाई हो रहा है या जो अभी जो मौजूदा सिचुएशन है कि जब तक मर्जर ना हो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते. सो दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3,
Yes, point number 3. Point number 3. They are saying that the deputy speaker has no jurisdiction. Now, this is also totally wrong. Now, in the absence of a speaker, the deputy speaker has all the powers under the constitution to adjudicate under the 10th schedule. They filed apparently some no confidence against the deputy speaker. तो वो जो हम लोगों को भी पता नहीं है कि वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट कम्युनिकेशन, बट जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि द डेप्यूटी स्पीकर हैज रिजेक्टेड दैट, सेइंग दैट सम अनऑथोराइज्ड पर्सन कोई कुरियर से इनको लेके आया कोई कम्युनिकेशन कि ये आपको आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हम लोग लेके आ रहे हैं। तो डेप्यूटी स्पीकर साहब ने ये बोला हुआ है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ, एंड दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इन लॉ, लेट मी टेल यू दैट टिल द असेंबली इज कन्वीन्ड there cannot be a notice of motion. Ye all the constitutional experts will agree. So therefore, in tomorrow they have been called, and they will have to submit their replies, and the honorable deputy speaker will take the action in accordance with law, and as per the situation, and we are going to urge that all these 16 MLAs will be disqualified, have to be disqualified in accordance with the provisions of 10th schedule, and they will have to face the electorate. That's all I have to say. Thank you. मराठी मध्ये सांगा. मराठी तो उतना आ रहा है. सर आप क्वेश्चंस एनी क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चंस जो भी है आप हिंदी में पूछ लो. मैं हिंदी में बोलूं? सर हिंदी में बता दीजिए कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आप लोगों की तरफ से होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कितना अधिकार उनको देता है, कितना अधिकार आपको देता है, उनको डिस्क्वालीफाई करने का कितना अधिकार है, क्या प्रोसीजर है? अरे सुन लो यार, हाथ उठा रहे. तो आई विल जस्ट रिपीट क्विकली इन हिंदी कि जो तो अरे हो, तुम्ही तोंड बंद करतो बरं होईल ना. तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही लिमिटेड रोल है मेरा, पॉलिटिकल सिचुएशन पे मैं कमेंट नहीं करने वाला हूँ. एज देयर सीनियर काउंसिल मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या लीगल पोजीशन है आज के डेट में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है 10th शेड्यूल में कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है. तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है, और ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसके कोई रेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है. तो हम लोगों ने 16 पिटिशंस फाइल की हुई है, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा. दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में और अन्य माध्यम में तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है. ये सरासर मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है, क्योंकि 2003 में ये जो स्प्लिट का इशू था, स्प्लिट का प्रावधान था, वो डिलीट किया गया है. अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर. और आपको सारे लोगों को पता है आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है. तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते. तीसरा जो मुद्दा है, इन्होंने बोला है कि डेप्यूटी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई राइट नहीं है ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन सुनने के लिए. उसके लिए मुझे यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजन है 180, उसमें ये बोला गया है कि जहाँ पे भी वैकेंसी है स्पीकर के ऑफिस में, तो डेप्यूटी स्पीकर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर.
और रही बात वो नो कॉन्फिडेंस की, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ही मैंने देखा है, ना ही वो उसका रिजेक्शन मैंने देखा है। जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि ये बात है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, कोई अनऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस, क्योंकि सारे विधायकों का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है, तो इन्होंने कोई अन्य ईमेल एड्रेस, रैंडम ईमेल एड्रेस से कोई एक चिट्ठी भेजी हुई थी और वो कोई मेंबर वहाँ पे, कोई विधायक वहाँ पे आके स्पीकर साहब को नहीं दी उन्होंने, तो कोई कुरियर के माध्यम से उनको दिया गया। तो स्पीकर साहब ने, हम लोग को जो पता चला है आपके माध्यम से कि ये है कि स्पीकर साहब बोलते हैं कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता हूँ, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। सो एज ऑफ नाउ देर इज़ नो इम्पेडिमेंट इन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक असेंबली सेशन में नहीं है तो ये कोई नोटिस ये देते हैं नो कॉन्फिडेंस का, इन लॉ इसका कोई मायना नहीं रखता। That's all I have to say. Thank you. एक बात One ऐसी by भी one, पता चल one by रही है one by कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दिया और एक बार फिर अपक्ष आमदार के हाथ से दिया गया है, तो ऐसे वक्त में क्या वो आगे की कार्रवाई कर सकते नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट। और जो स्पीकर साहब करेंगे तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। लीडर ऑफ द हाउस चुना है शिवसेना ने और चीफ व्हिप चुना है, क्या वो वैलिड रहेगा? बिल्कुल, बिकॉज जो लीडर ऑफ द हाउस है और चीफ व्हिप का मामला है, दैट इज द डोमेन प्रेरोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी कौन लीडर होगा। लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का अंग है, कोई लेजिस्लेचर पार्टी सुप्रीम नहीं है। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से लेजिस्लेचर पार्टी बनती है। लेजिस्लेटर्स आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सो जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है उसके ऊपर विप या लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाता है। सो देयरफॉर देयर इज अ राइटफुल चेंज इन दी चीफ विप। एंड और एक बात है, कल नेशनल काउंसिल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में देयर वर मोर देन 250 के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड जो 2018 में नेशनल काउंसिल शिवसेना में इलेक्ट हुए थे। उन्होंने सारे लोगों ने ये डिस्क्वालिफिकेशन जो पिटिशंस की प्रक्रिया ये की है वो एंडोर्स्ड इट एंड दे हैव एंडोर्स्ड द लीडरशिप ऑफ उद्धव ठाकरे जी। मतलब सवाल ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हो या आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा जानकारी है, तो क्या इसमें गवर्नर जो है वो डिप्टी स्पीकर के पावर को ओवरपावर कर सकते हैं? क्या गवर्नर का क्या रोल रह सकता है इसमें? as far as governor's role is concerned, as far as governor's role is concerned, Nabam Rebiya's judgment, Arunachal judgment is very clear. जो डिस्क्वालिफिकेशन मामले में गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की नबम रेबिया जी की जजमेंट पढ़ लीजिएगा। 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव क्लियरली सेड कि गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले। वहाँ पे जो बात हुई थी, गवर्नर वाज सेंडिंग डिरेक्टिव्स कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, तो वो सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि गवर्नर के डोमेन में नहीं है, ही हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन। डिस्क्वालीफाई होने से पहले अगर वो गवर्नर को खत लिखते हैं तो क्या गवर्नर स्पेशल कन्वेंशन बुला सकते हैं? क्या सेशन बुला सकते हैं? क्या गवर्नर कॉल कर सकते हैं सेशन के लिए किसी हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे? इसके पहले अगर वो गवर्नर को खत लिखते हैं तो क्या गवर्नर Yes, governor, if he feels that there is a problem with the majority, he can always call for a floor test on the advice of the chief minister or otherwise also. So वो अभी तक हुआ नहीं है. So let us wait and see what happens. नाही पण राज्यपालांकडे जर का हे आधीच पत्र त्यांनी दिलं असेल तर If there is a floor test, Samanji and the political parties will take a call how to go forward. This is not a legal question. Thank you. Okay, thank you. सर आपका नाम बता दीजिए। 2 मिनिटं या ना. खाली बस आहे, खाली बस, खाली बस. अरविंद साहेब इन्व्हेस्टमेंट करता येतो विषय आहे की उदय सामंत गेले का तुम्ही पाठवलं? क्या लगता है कल सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? अभी आपने हमारे सीनियर काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम सीनियर काउंसिल की बात कानूनन सुनी है।
तो मुझे लगता है वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए. सर और एक सवाल एक पद्धतीने हे सगळेजण सांगतायत की डिस्क्वालिफाय होतील. काय वाटतं, कारण की तुमच्या जरी वकिलांना सांगत असतील पण ते देखील कोर्टात जाण्याची संभावना व्यक्त केली जाते. जाऊ दे ना कोर्टात गेले म्हणून तुम्हाला त्यांनी सातत्यानं उदाहरणं दिली. माननीय आत्ता जे शरद यादवांचं जे उदाहरण दिलं की सभागृहातला नाही, सभागृहाच्या बाहेर सुद्धा त्यांनी फक्त नितीश कुमारांची रॅली अटेंड केली, ते डिस्क्वालिफाय झाले. हे उदाहरण तुमच्यासमोर सुप्रीम कोर्टात दिलं नाही की आम्ही नाही दिलं ना. आणि म्हणून सुप्रीम कोर्टाचे आजवरचे सगळे जे निर्णय आहेत ते पाहता हे सगळे लोक डिस्क्वालिफाय होतील. अनिल सावंत जी, आज आपके पक्ष के नेता ने कहा है कि 40 बॉडियां आएंगी गुवाहाटी से और मर्चरी में भेजेंगे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.